नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ। जो है बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी जानकारी के साथ। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, अनियंत्रित होकर पलटी सवारियों से भरी बस। बस में सवार थे 50 यात्री, 4 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर यह बड़ा हादसा। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। 50 लोग इस बस में सवार थे। बस पलटने से सवारियों में चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोगों ने यात्रियों को बाहर निकाला। बस का टायर पंक्चर होने की वजह से हादसा हुआ है। बताते चले, दिल्ली से लखनऊ की तरफ बस जा रही थी और तभी इस दौरान ये भीषण सड़क हादसा हो गया। बस पलटने से जो 4 यात्री घायल हुए हैं। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर यह भीषण हादसा। बस का टायर पंक्चर होना इसके पीछे की वजह बताई जा रही है। बस पलटने से वहीं यात्रियों में अफरा तफरी का माहौल और चीख पुकार। तो अनियंत्रित होकर सवारियों से भरी बस पलटी और 4 गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। तो अनियंत्रित होकर सवारियों से भरी बस पलटी है और इस दौरान ये बड़ा हादसा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर 50 यात्री बस में सवार बताए जा रहे हैं। वहीं 4 को गंभीर रूप से चोटें आई हैं। वहीं बस पलटने से यात्रियों में चीख पुकार मच गई और अफरा तफरी का माहौल हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से सभी को बाहर निकाला गया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुशान अहमद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। जुशान, कब की है ये घटना, क्या कुछ जानकारी अभी तक सामने आई है? देखिए बिल्कुल मैं आपको बता दूं, आगरा में एक बड़ा हादसा हो गया। जो आगरा के थाना डोकी क्षेत्र के जो लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे, वहां पर बस पलटने से एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 50 लोग उस बस में सवार थे, जिसमें से 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। जिस वक्त बस पलटी थी उस वक्त जो ग्रामीण थे, आसपास के लोग थे, वहां पर हड़कंप मच गया। जिसके बाद ग्रामीणों ने बस के शीशे तोड़कर जो यात्री थे उनको बाहर निकाला गया, जिसमें से 4 लोग हैं वो गंभीर रूप से घायल हो गए। उनको फतेहाबाद पर ही इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। जी बिल्कुल, जो गंभीर रूप से घायल है फिलहाल उनकी हालत क्या कुछ बताई जा रही, साथ ही अन्य जो यात्री है वो क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जो सुबह का बस था, बस लखनऊ से दिल्ली के लिए जा रही थी, तभी ये हादसा हुआ। बस में 50 लोग सवार थे और बस का जैसे ही हादसा हुआ, बस पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई थी। जिसमें 50 यात्री थे, उनमें से 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं और बाकी यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया। वही मौके पर स्थानीय पुलिस पहुंच गई और पुलिस ने एम्बुलेंस को बुलाया। जो घायल यात्री थे उनको वहीं स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। अभी स्थिति बिल्कुल सामान्य है। जो बस पलटी थी उसको क्रेन के द्वारा साइड कर दिया गया है, क्योंकि ऑन रोड पर ही ये हादसा हुआ था। हादसे का कारण जो बताया जा रहा है, स्थानीय पुलिस ने जो बताया है वो साफ तौर पर। बस की बात करें तो हादसे के पीछे की वजह टायर पंक्चर होना बताया जा रहा है। क्या पहले इसकी जांच नहीं की गई थी पूरी तरह से? जो बस सुरक्षित है, पूरी तरह से तैयार है जाने के लिए, सफर करने के लिए या नहीं, इसके लिए किसी तरह की जांच पड़ताल नहीं की गई थी? देखिए बिल्कुल ये बड़ी लापरवाही तो है, लेकिन कारण अभी इसका स्पष्ट नहीं हुआ है। जानकारी के मुताबिक लोग बता रहे हैं, स्थानीय लोगों से हमने बात की कि बस पंचर होने की वजह से ये हादसा हुआ है। जो हमने स्थानीय पुलिस जो डॉकी इंस्पेक्टर है उनसे बात की तो उनका साफ तौर से कहना है कि बस जो ड्राइवर था उसकी लापरवाही की वजह से ये हादसा हुआ है, क्योंकि चलती बस में ड्राइवर ने चाबी निकालकर कंडक्टर को दे दी थी, जिसके बाद स्टीयरिंग लॉक हो गया था। ऐसा जो स्थानीय पुलिस है उसका कहना है। तो कह सकते हैं अभी कारण स्पष्ट नहीं हुआ है और इंस्पेक्टर जो है उनका कहना है कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी और इस मामले की जांच की जाएगी। जी बिल्कुल जुशान, अगर हम पिछले कुछ महीनों की बात करते हैं, इस तरह के कई वारदात सामने आए हैं। सरकार खुद भी, यूपी सरकार इस पर एक्शन लेती रही है और तमाम जो हिदायतें हैं वो देती रही परिवहन विभाग को कि पूरी तैयारियों के साथ ही सफर कराया जाए, क्योंकि इतनी तादाद में जो लोग शामिल होते हैं कहीं ना कहीं सबकी जान पर बनाती है। बावजूद इसके ये लापरवाही बिल्कुल कह सकते हैं कि ये जो है लगातार हादसे देखे जाते हैं।
क्योंकि आए दिन कुछ दिन बाद ये ऐसे बड़े हादसे हो जाते हैं, या तो ड्राइवर की लापरवाही के चलते ड्राइवर को नींद की झपकी आ जाने के कारण ये हादसे होते हैं, या फिर गाड़ी में कोई खराबी आने के ये कारण ये हादसे होते हैं। तो कह सकते हैं गाड़ी की पूरी तरीके से जांच नहीं होती है, और गाड़ी की अगर जांच होने के बाद ही गाड़ी अगर एक्सप्रेसवे पर जाए तो ऐसे हादसों से कहीं ना कहीं बचा जा सकता है। लेकिन ऐसी गाड़ियों की जो रोडवेज गाड़ियां हैं, प्राइवेट बसें हैं, उनकी पूरी तरीके से जांच नहीं होती है, जिसकी वजह से ऐसे बड़े हादसे हो जाते हैं। हालांकि कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, उनका उपचार किया जा रहा है। जी बिल्कुल जीशान, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ते हैं आगे, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही। 2 सीटों को पाने की जद्दोजहद में लगे संजय निषाद 2 सीट के लिए दिल्ली पहुंचे। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद अपने बेटे के साथ दिल्ली में मौजूद बीजेपी की आला कमान से सीटों को लेकर आखिरी बात। संजय निषाद पार्टी को एक सीट पर मिल सकता है टिकट, सूत्रों के हवाले से यह जानकारी। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी सामने आ रही। 2 सीटों को पाने की जद्दोजहद में संजय निषाद और 2 सीट के लिए दिल्ली पहुंचे कैबिनेट मंत्री संजय निषाद अपने बेटे के साथ दिल्ली में मौजूद हैं। बीजेपी की आला कमान से बातचीत करेंगे। आज आखिरी बातचीत की जा सकती है और निषाद पार्टी को एक सीट मिल सकता है, ये सूत्रों के हवाले से ये जानकारी बताई जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रमन मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए। रमन, अब 2 सीटों को पाने की पूरी कोशिश में संजय निषाद लगे हुए। बीजेपी के जो आला दर्जे के नेता है उन लोगों से बातचीत करने की संभावना बताई जा रही है, क्या जानकारी है? चुनाव के नतीजे को लेकर नामांकन शुरू हो गए हैं। कई प्रत्याशी आज नामांकन भी कर रहे हैं, लेकिन निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद और बेटे इनकी जो कोटे में जो सीट आई थी इंजीनियर क्लियर नहीं करी है। आपको बता दें कि संजय निषाद जो कि निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं, योगी सरकार के मंत्री हैं, सबसे कटोरी और मधवा सीट खाली हुई है। मधवा सीट उनके विधायक के सांसद बनने से नहीं, कटोरी लालजी वर्मा के सांसद बनने से सबसे दोनों सीटों पर दावा ठोक रहे हैं और लगातार ये बयान देते आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने दोनों सीटें देने का, इससे पहले दोनों सीटों पर शुरू होने अभी तक उनके कोटे की सीट क्लियर नहीं है। 2 दिन पहले उन्होंने विधायकों के साथ बैठक की, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, भी स्पष्ट नहीं है। जहाँ बल्कि आरएलडी की जो मिर्जापुर है उसे क्लियर बताई जा रही है कि भाजपा ने आरएलडी के फोटो में दे दी है, लेकिन निषाद पार्टी का अभी तक जो हिस्सेदारी लेकर अभी तक स्पष्ट नहीं है। और बताया जा रहा है कि संजय निषाद बेटे के साथ दिल्ली में मौजूद है, क्या संभावना है, क्या इस दौरान किसी तरह की बातचीत बन पाएगी, और अगर नहीं बन पाती है तो निषाद पार्टी का अगला रुख क्या होगा? बिल्कुल संजय निषाद लास्ट समय पर अभी 1-2 दिन पहले तक ये कहते आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी पर उन्हें भरोसा है, वह बड़े भाई की तरह काम करती है, वो उन्हें सीट जरूर देगी, चुनाव जरूर लड़ाएगी। हालांकि कोई परिस्थिति और ऐसी कोई सिचुएशन बनती दिख नहीं रही है जिसमें उन्हें सीट मिले, लेकिन ये प्रयास लगाया जा रहा है कि कटोरी और मझवा में से एक सीट पर इनके द्वारा दिया गया प्रत्याशी भाजपा के विचार पर चुनाव लड़ाया जा सकता है। हालांकि ये तो अभी कुछ चर्चा है, अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है। और वही कहीं अगर सीट नहीं मिलती है तो संजय निषाद क्या रुख करेंगे, ये तो नहीं मिलेगी तभी पता चलेगा, क्योंकि इससे पहले क्योंकि खुद वह मंत्री हैं और उनके लगभग सिंबल और भाजपा के निशान पर मिलाकर उनके नाम के लिए फैसला लेना कोई आसान नहीं होगा अगर उनके। बिल्कुल रमन, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी तेज प्रताप यादव नामांकन करने पहुंचे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी साथ में, शिवपाल यादव, मैनपुरी सांसद डिंपल यादव और आदित्य यादव सहित समाजवादी पार्टी के सफाई परिवार पूरा मुख्यालय तो नामांकन करने तेज प्रताप यादव पहुंचे हैं और समाजवादी पार्टी परिवार भी उनके साथ मौजूद है। जहां नामांकन दाखिल करने के लिए तेज प्रताप पहुंच चुके हैं तो सपा कार्यालय जाएंगे अखिलेश यादव, उनके साथ उनकी पत्नी और मैनपुरी की सांसद डिंपल यादव भी मौजूद रहेंगी। शिवपाल यादव और अखिलेश यादव की बेटी आदित्य यादव भी नामांकन के दौरान मौजूद रहेंगी। तो सांसद डिंपल यादव, शिवपाल यादव रहेंगे मौजूद। सपा कार्यालय जाएंगे अखिलेश यादव, नामांकन से पहले सपा कार्यालय जाएंगे अखिलेश। उपचुनाव को लेकर लगातार तैयारियां तेज है और आज करहल सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार तेज प्रताप यादव नामांकन करते हुए नजर आएंगे। तो नामांकन से पहले सपा कार्यालय जाएंगे अखिलेश यादव, उनके साथ शिवपाल यादव और मैनपुरी की सांसद डिंपल यादव भी मौजूद रहेंगी। पार्टी के तमाम बड़े नेता सपा कार्यालय जाएंगे, उसके बाद नामांकन करने पहुंचेंगे। तो यूपी में स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी बड़ी खबर, अब मरीजों को मिलेगी कंप्यूटराइज्ड रिपोर्ट। हाथ से लिखी रिपोर्ट्स के कारण होती थी परेशानी, कई जगह नहीं चलती थी हाथ से लिखी रिपोर्ट। ज्यादातर सीएचसी और पीएचसी में सुविधा शुरू, तो मरीजों को कंप्यूटराइज्ड रिपोर्ट दिया जाएगा। और हाथ से लिखी रिपोर्ट्स के कारण कई परेशानियों का सामना मरीजों को करना होता था और ऐसे में अब कंप्यूटराइज्ड रिपोर्ट मरीजों को सौंपा जाएगा। तो कई जगह ऐसी कई जगह है जहां नहीं चलती थी हाथ से लिखी रिपोर्ट, ऐसे में मरीजों के लिए खुशखबरी है। अब कंप्यूटर के द्वारा रिपोर्ट संचालित दिया जाएगा और ऐसे में ज्यादातर सीएचसी और पीएचसी में ये सुविधाएं शुरू हो गई है। तो हाथ से लिखी रिपोर्ट्स के कारण होती थी परेशानी, जिसे देखते हुए ये अहम कदम उठाया गया है और अब मरीजों को कंप्यूटराइज्ड रिपोर्ट दिया जाएगा। तो ज्यादातर सीएचसी और पीएचसी में सुविधा शुरू हो गई है। अब लिखी हुई रिपोर्ट नहीं मिलेगी, कई जगह लिखी हुई रिपोर्ट चलती भी नहीं थी, ऐसे में कंप्यूटराइज्ड रिपोर्ट मरीजों को दिया जाएगा, जिससे उनकी परेशानियों का हल मिल चुका है। तो कई जगह नहीं चलती थी हाथ से लिखी रिपोर्ट, ज्यादातर सीएचसी और पीएचसी में सुविधा शुरू हो गई है। अब मरीजों को कंप्यूटराइज्ड रिपोर्ट दिया जाएगा। हाथ से लिखी रिपोर्ट्स के कारण कई परेशानियों का सामना करना पड़ता था, ऐसे में अब हाथ से लिखी रिपोर्ट नहीं दिया जाएगा। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद अमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमान, क्या कुछ है पूरी जानकारी, क्योंकि मरीजों के लिए बेहद खुशी की खबर है। कुछ बता दें, जिस तरह से स्वास्थ्य सेवाओं में काफी बदलाव किया जा रहा है और जो मुख्य सचिव है उनके बड़े दिशा निर्देश है स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करने के लिए, ताकि वहाँ पे जो हॉस्पिटल में जो मरीज है जिनका उपचार हो रहा है वो कहीं से उनसे में नाराजगी ना हो, जो तीमारदार है उनकी भी नाराजगी ना हो। मुख्य सचिव ने साफ तौर पे कहा है कि हॉस्पिटल में आने वाले मरीज और तीमारदार, ताकि बाहर जाके तारीफ करने के डॉक्टर और जो स्टाफ है जो इलाज चल रहा था वो एक बेहतर इलाज मिला है। वहाँ पे जो मरीज है मरीज को भी बेहतर उपचार मिला है। तो इस तरह से कई चीजें हैं, जिस तरह से हॉस्पिटल में जो बेड्स को लेकर मरीज आज दिन परेशान रहते थे कि बड़े हॉस्पिटल से वहाँ पे बेड्स निकाली है, तो उन बेड्स को लेकर भी निर्देश दिया गया है कि उन बेड्स को सार्वजनिक किया जाए, वो चाहे हॉस्पिटल के बेड्स हो या इमरजेंसी वार्ड के बेड्स हो। तो इस तरह से जैसे पीजीआई हॉस्पिटल हो गया या मेडिकल कॉलेज हो गया या बलरामपुर हो गया, लोग बंधु, इस तरह से राजधानी लखनऊ के जो बड़े हॉस्पिटल है, इन हॉस्पिटल के जो बेड्स है जिनको खाली थे उसको सार्वजनिक करने के आदेश दिए गए। वहीं पर डॉक्टर्स और जो हॉस्पिटल का स्टाफ है उसको बेहतर बर्ताव करने के भी निर्देश किया गया है कि मरीज और ईमानदार से एक अच्छा बर्ताव किया जाए। वहीं पे जो हाथ से लिखी रिपोर्ट्स के कारण
मरीजों और उनके परिजनों को क्या कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता था? जी जी, जिस तरह से रिपोर्ट की बात की जाए तो जिस तरह से रिपोर्ट लेने में मरीजों को काफी समस्या होती थी और ये दर्शन भटकते थे, कभी किसी डॉक्टर के पास तो कभी किसी डॉक्टर के पास। लेकिन मुख्य सचिव के जो कड़े निर्देश है कि जो मरीज है उसके इलाज में जो भी सुविधा या असुविधा है उसकी रिपोर्ट साफ तौर से मरीज को सौंपी जाए, उसमें जो जो सुविधाएं दी गई है उन सुविधाओं के बारे में लिखा जाए और जो सुविधाएं दी जाएंगी उन सुविधाओं के बारे में भी मरीज को रिपोर्ट के रूप में सौंपा जाए। इस तरह से बड़े निर्देश मुख्य सचिव द्वारा दिए जा रहे हैं। बिल्कुल अमान, ऐसे में कंप्यूटराइज्ड रिपोर्ट मिलने से क्या कुछ फायदा मरीजों को मिलेगा? जी, एक बड़ा फायदा मिलेगा। जिस तरह से हाथ से लिखी हुई रिपोर्ट मिलती थी और कहीं ना कहीं मरीजों को आगे चलते उससे समस्या होती थी, लेकिन जब कंप्यूटराइज्ड रिपोर्ट मिलेगी तो वो डेटा एक दिन कंप्यूटर पे भी सेव होगा और जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट मरीज के हाथ में भी होगी, तो इससे मरीज के कई फायदे हो सकते हैं। जैसे आगे जो उपचार उसका कंटिन्यू चल रहा है उसको लेकर भी उसको फायदे होंगे। जिस तरह से जो हाथ से लिखी रिपोर्ट थी वो कहीं ना कहीं इसकी फायदेमंद नहीं दिखाई देती। ऐसे में मरीजों के लिए बेहद फायदेमंद रहने वाला है। कहाँ कहाँ इसे लागू किया गया है अमान? जी देखिए, जैसे लखनऊ जो पीजीआई हॉस्पिटल हो गया, CCFU हो गया, वो बंधु हो गया और बलरामपुर हॉस्पिटल हो गया, जो लखनऊ के बड़े हॉस्पिटल है, उन सभी हॉस्पिटल में इसको लागू कर दिया गया है। बिल्कुल, ऐसे में तमाम वो हॉस्पिटल्स है जहां पर इस नियम को लागू किया गया। बहुत शुक्रिया अमान आपका। वहीं मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव टलने के बाद सियासत चरम पर है। सत्तारूढ़ बीजेपी और मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी द्वारा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ ने चुनाव टलने को लेकर अवधेश प्रसाद और समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाया था। इस बीच सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने बीजेपी और गोरखनाथ पर जुबानी हमला बोला है। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमने कोई वकील नहीं खड़ा किया। दरअसल बाबा गोरखनाथ ने अवधेश प्रसाद को झूठों का सरदार बताया था। हमारे वकील ने, किसी ने ना तो वकील हमने किया ना वकील खड़ा किया। जो कहते दर्जनों वकील खड़ा किया, मैं हूं क्या? जब हमारा इस्तीफा हो गया, हम सांसद हो गए, तो हम तो साधारण जैसे आप हो वैसे हम हो गए एमएलए के रूप में। हम एमएलए वहां है नहीं, हमारा वकील कैसे खड़ा हम कर पाएंगे? नया वकील कैसे हम तैनात कर पाए? ये पूरी तरह से, ये तो उसी तरह से बात हुई जैसे कि क्या कहते, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, नाचे न जाने आंगन टेढ़ा। ये प्रोसीजर का अडॉप्ट नहीं किया गया, कानून का पालन नहीं किया गया। ऐसे दरखास्त दे दी गई तो गांव घर के मूरी ना या उठा लो। न्याय में नियम चलता है, कानून चलता है, संविधान चलता है और परंपरा चलती है, प्रोसीजर उसको अडॉप्ट नहीं किया गया। इसलिए और ये बात करना कि हम दर्जनों वकील खड़ा कर दिए, ये बात पूरी तरह से झूठी है। हम लिखकर दे सकते हैं। वहीं मथुरा में ताजमहल पर जल चढ़ाने वाले श्याम बाबू पर हमलावरों ने जानलेवा हमला कर दिया। अधमरी अवस्था में उसे थाने हाईवे के पास अंतर्गत देवीपुरा के पास झाड़ियों में फेंक दिया गया। पुलिस ने घायल को गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। हिंदू महासभा के पदाधिकारी का कहना है कि श्याम बाबू पर साजिश के तहत हमला किया गया है। पुलिस श्याम बाबू के हमलावरों को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। देवीपुरा है, हाईवे थाना क्षेत्र में एक साड़ी की फैक्ट्री है। वहाँ पर दो पक्ष में आपस में मारपीट हुई थी। वो साड़ी फैक्ट्री में काम करना राहुल और सूरज के बीच में आपस में मारपीट हुई। तो राहुल ने अपने साथी, अपने भाई छोटू, गौरव और राकेश को बुला लिया। राकेश ने बाद में जो मजरूद है श्याम, उनको भी बुला लिया। तो इन लोग वहाँ गए, सूरज के साथ में मारपीट किया। तो सूरज ने सूरज और जो सारी फैक्ट्री में काम करने वाले और जो संजय है, 4-5 लोग और, इन लोगों ने लाठी डंडों के साथ में श्याम की पिटाई कर दी, जिससे उसको काफ़ी गंभीर चोटें आई हैं, जिसको सिटी हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है। श्याम के पिता के तारीख पर 309 BNS की धारा में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। इस अस्पताल में 4 लोग पुलिस हिरासत में है, इनको से कड़ी पूछताछ की जा रही है। वही खबर मेरठ से है, जहां ब्रह्मपुरी क्षेत्र में दूसरी मंजिल में भीषण आग लग गई। आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। इस दौरान 2 दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। पूरा मामला ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के
रशीद नगर का बताया जा रहा है। तो दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। हालांकि इस आग की चपेट में आने से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। वहीं मथुरा में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। यमुना एक्सप्रेसवे पर यह हादसा हुआ है। अज्ञात वाहन ने पीछे से घुसी कार, हादसे में 3 की मौके पर मौत, 2 घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। तो मथुरा में दर्दनाक हादसा हुआ। इस हादसे में 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। यमुना एक्सप्रेसवे पर यह हादसा हुआ। अज्ञात वाहन में पीछे से कार घुस गई। हादसे में 3 की मौके पर ही मौत बताई जा रही है। 2 घायलों का जिला अस्पताल में लगातार इलाज जारी है। वहीं 3 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।